तीन मांत्रिक पार्ट 15 ए। हसन गोरी ने हाथ हिलाकर एक दिशा की ओर संकेत किया। पिंगल ने उस ओर अपनी दृष्टि घुमाई। कुछ ही दूर पर एक पुराना किला शान से खड़ा दिखाई पड़ा। किले के पास ही एक पहाड़ी थी। उस पर एक झरना बह रहा था। झरने के दोनों ओर ऊंचे खजूरों की कतारें झूम रही थी। किले के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मुख्य द्वार अथवा बुर्ज पर मनुष्य का चिन्ह तक न था। ईफी किला यही है ना? पिंगल ने किले की ओर अपना हाथ उठाकर इशारा करते हुए हसन गोरी से पूछा। हाँ हाँ, यही है। देखो, किले के पास से दूर पहाड़ियों तक जाने वाला एक पथ दिखाई दे रहा है। यह तेहरान से कैरो जाने वाला राजमार्ग है। रास्ते में पड़ने वाला यह किला सातवाहों के लिए एक पड़ाव का काम करता है। रेगिस्तानी डाकुओं से व्यापारियों को बचाने के लिए ही यह किला बनवाया गया है। इस किले की रक्षा के लिए 200 सैनिक यहाँ रखे गए हैं। वे किले की देखभाल के साथ साथ यहाँ पड़ाव डालने वाले व्यापारियों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहाँ तो चारों ओर सुनसान लग रहा है। किले के बाहर या प्राचीर पर एक भी सैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक वे किले के और निकट आ चुके थे। शायद रेगिस्तानी डाकुओं के सरदार भैरवनाथ ने किले पर हमला करके सभी सैनिकों का संहार कर दिया हो। किले के अंदर जाने से ही हमें ठीक ठीक समाचार मिल सकता है। पिंगल ने अपना संदेह प्रकट किया। हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन डाकुओं का भी कोई आदमी किले के आसपास नहीं है। हसन गोरी ने अपने ऊंट की लगाम रोक ली और किले के आसपास तथा प्राचीरों पर बड़ी सावधानी से अपनी निगाह दौड़ाई। पिंगल ने अपने ऊंट को आगे बढ़ाते हुए कहा, यही खड़े होकर सच्ची घटना की कल्पना नहीं कर सकते हसन भाई। किले के फाटक तक पहुंचने पर हम लोग कुछ अनुमान कर सकते हैं। यदि फाटक पर डाकुओं के साथ सैनिकों का युद्ध हुआ होगा तो उसके कुछ निशान तो ज़रूर होंगे। अपने ऊंट को आगे बढ़ाते हुए हसन ने पिंगल के साथ कर लिया। तुम्हारा अनुमान सच लगता है। मुख्य द्वार पर निसंदेह बहुत भयंकर युद्ध हुआ होगा। बिना युद्ध के हमारे सैनिकों ने डाकुओं को किले के अंदर कभी घुसने नहीं दिया होगा। लेकिन यह बात निश्चय है कि हमारे सभी सैनिकों को मारने के लिए सैकड़ों की तादाद में डाकू आए होंगे। धीरे धीरे पिंगल और हसन गोरी मुख्य द्वार के बहुत निकट आ गए। मुख्य द्वार बिल्कुल बंद था और उसके दोनों कपाट ऐसे लगे हुए थे मानो उन्हें किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत और निर्झर था। लगता था वर्षों से वहाँ मनुष्य का वास नहीं है। युद्ध, मार काट या संहार का तो लेशमात्र देखकर हसन गोरी पहले तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर ऊंट पर से छलांग लगाकर नीचे कूदते हुए बोला, पिंगल, तुम भी बेवजह डर रहे थे। चाहे मरुदस्यु भैरवनाथ कितना भी बहादुर और चालाक क्यों न हो, हमारे सैनिकों के साथ युद्ध करना उसके बस का नहीं। लेकिन हमारे सैनिकों का भी कहीं पता नहीं है। इसका एक कारण और संभव हो सकता है। यह कहकर हसन मंद मंद मुस्कुराने लगा। पिंगल ने प्रश्न भरी दृष्टि से हसन की ओर देखा। पिंगल भी अपने ऊंट से उतर चुका था। दोनों मुख्य फाटक के बहुत करीब आ गए। हसन ने पिंगल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिंगल, हो सकता है हमारे सैनिक छककर शराब पी नशे में किले के अंदर सो रहे हो। पिंगल को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने संदेह प्रकट करते हुए कहा, यदि यह बात सच है तो किसने आपके सैनिकों को मारकर गिद्धों को खाने के लिए पहाड़ी पर बांध दिया था? आखिर वह भी तो इसी किले का एक सैनिक था। हो सकता है वह सैनिक नशे में आकर किले के बाहर किसी खजूर के नीचे लेट गया हो। तभी भैरव के आदमियों ने उसे घेर लिया हो। हसन का यह तर्क सुनकर पिंगल पल भर मौन रहा। किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले
वह स्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था और मुख्य द्वार की जांच पड़ताल कर लेना चाहता था। इसलिए वह चुपचाप बड़ी सावधानी से द्वार के पास गया। किवाड़ों की कुंडी अंदर से बंद है। यह सोचकर उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। धड़ाम धड़ाम एक भारी विस्फोट से पिंगल चौंककर तुरंत पीछे हट गया। उसके मुख से एक भयंकर चीख निकल गई। किवाड़ विस्फोट से उड़कर तितर बितर हो गए और किवाड़ों से लगी किले की दीवार भी ध्वस्त हो गई। पिंगल को यह समझने में देर नहीं लगी कि किवाड़ में अंदर से कुंडी नहीं लगी थी और उसके पीछे बारूद रखी हुई थी। इसलिए हाथ लगते ही किवाड़ पीछे हट गए थे और बारूद से टकराते ही विस्फोट हो गया था। विस्फोट से सभी लोग घबरा गए। किवाड़ों तथा दीवार के टुकड़ों से कई लोग घायल होकर कराहने लगे। कुछ ऊंट चौंक कर और कुछ घायल होकर इधर उधर भाग गए। इस भगदड़ में कुछ ऊंटों के सवार नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। विस्फोट के कारण सारा वातावरण धुएं से भर गया था और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर धुंध सा फैल गया था। धुआं बिखर जाने के बाद पिंगल वहाँ का दृश्य देखकर कांप उठा। विस्फोट के साथ उठी लपेटों में कुछ लोग झुलस गए थे। कुछ भगदड़ में ऊंटों से कुचल गए थे। कुछ सैनिक और ऊंट मर चुके थे तथा कुछ बुरी तरह घायल होकर चीत्कार कर रहे थे। पिंगल की आंखें उन घायल और मृत सैनिकों में हसन गोरी को ढूंढ रही थी। हसन गोरी विस्फोट के झोंके से उड़कर दूर एक खजूर के पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था। पिंगल उसे ढूंढता हुआ जैसे ही वहां पहुंचा, हसन अपने को संभालते हुए उठने का प्रयत्न करने लगा। पिंगल ने उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए पूछा, कहीं गंभीर घाव तो नहीं लगा? नहीं, किस्मत से हम बच गए, वरना आज बेमौत मर जाते। यदि झोंके ने मुझे इतनी दूर फेंक दिया न होता तो सारा किस्सा खत्म हो जाता। हसन गोरी ने संभल कर उठते हुए कहा, वास्तव में भाग्य ने ही हम दोनों को बचाया है। मुख्य द्वार की ओर नज़र दौड़ाते हुए पिंगल ने कहा, उधर देखो, हमारे आधे से अधिक सैनिक काम आ चुके हैं। जो बचे हैं वे बुरी तरह घायल होकर हाहाकार कर रहे हैं।